हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और भाई आज आपकी होने जा रही है रीजनिंग की क्लास। और रीजनिंग का ये हमारा जो हम टीजीटी क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर, उसका हो जाएगा पार्ट 3, है ना। आप लोगों को पता होगा कि टीजीटी के एग्जाम में 40 मार्क्स की आपकी रीजनिंग आती है। और उस 40 मार्क्स में से हमने 4 पार्ट कहे हैं कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, ये 4 पार्ट आएंगे जिसमें आपके 10 क्वेश्चन ईच होंगे हर पार्ट में। 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा होने जा रहा है पार्ट 3, जिसमें हम 21 से लेके 30th क्वेश्चन जो हमारे आए हैं टीजीटी लास्ट ईयर रीजनिंग के, वो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं आपको, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम और आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, तो इस नंबर पे सिंपल सा मुझे अपना नाम लिख के व्हाट्सअप कर दें आप। ठीक है, और नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप साथ साथ में उसे भी ज्वाइन कर ले। होता क्या है कि यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम रेगुलर टाइम टेबल्स और वीडियोस वगैरह वो सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। चलिए फ्रेंड्स, आज की जो है अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज रीजनिंग की सबसे पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट। जिस तरीके से सेकेंड रिलेटेड है फर्स्ट से, इसी तरीके से यहाँ पे जो फोर्थ टर्म है क्या आएगी जो रिलेटेड होगी थर्ड से। जल्दी बताओ भाई, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, क्या ऑप्शन होगा? जल्दी से आंसर करो फटाफट। और इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं 30 सेकेंड्स, और आपके 30 सेकेंड शुरू होते हैं अब। जल्दी जल्दी करेंगे, फटाफट, फास्ट। ठीक है, आंसर करो। वैसे तो मैं 1 मिनट से 1.5 मिनट से बात ही कर रहा था, आप लोगों ने सोल्व करके आंसर कर दिए होंगे इसके, बट स्टिल टाइम इज टाइम। मैं आप लोगों को 30 सेकंड दे रहा हूँ उस क्वेश्चन के लिए, जल्दी जल्दी करेंगे। और अगर आपसे नहीं होता है या आपका गलत है तो देख लेना फिर उसका आंसर क्या आता है। वैसे एकदम से स्ट्राइक कर देना चाहिए कि देखते ही पता लग जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। ओके फ्रेंड्स, टाइम इज अप, टाइम खत्म हो चुका है। और इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। अब ऑप्शन ए क्यों होगा? देखिए यहाँ पे स्क्वायर है या रेक्टेंगल मान लो या स्क्वायर मान लो, जो अंदर है वो, ठीक है, उसमें कितनी साइड है? 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 साइड्स है। तो यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 +1, ठीक है। तो यानी कि 4 जो साइड है उसको किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है? 3 से, और +1 किया हुआ है, सिंपल। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा? 13 आ गया। 4 × 3 = 12 +1 13, ठीक है जी, ये हो गया। साइड पे किया हुआ है, साइड कितनी है? 4 है। अब यहाँ पे हमारा है ट्राइंगल, ट्राइंगल में कितनी साइड है? 1 2 और 3। तो क्या करेंगे? 3 × 3 +1 यानी कि 10। अब देख लो 10 किस में? 10 है आपके ए में। सिंपल सी बात है भाई, हो गया, समझ आ गया कैसे आना है। और सिंपल सा, आप अगर मल्टीप्लाई नहीं करनी तो सिंपल सा ही देख लो, इसमें 4 साइड है तो यहाँ पे 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 साइड है तो इसमें 1 2 3, ये बाकी आपको मिलेगा ही नहीं। अगर इसमें 3 है तो इसमें ये एक्स्ट्रा एक्स नहीं है, जो एक्स्ट्रा एक्स यहाँ पे भी है और एक्स्ट्रा एक्स यहाँ पे भी है। अपने अपने तरीके हैं रीजनिंग करने के, वो आप कैसे भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन वंस विच विल कंप्लीट द सीरीज। मतलब यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है, दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनना है जो श्रृंखला को पूरा करेगा। ये जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पे क्या आना है? तो बताओ जल्दी से, आपका टाइम शुरू होता है अब। 30 सेकंड आपको दे रहा हूं मैं, टाइम स्टार्ट हो चुका है। कि यहाँ पे खाली स्थान में जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वहां पे क्या आएगा? सेकंड का ए होगा, सेकंड का बी होगा, सी होगा या डी होगा। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी कभी सीरीज का क्वेश्चन करें, अल्फाबेटिकल सीरीज का, तो वो जिस तरीके से मैंने बताया हुआ है वैसे जरूर लिख लो। मुझे पता है कहीं कुछ बच्चे जो हैं वैसे ही शुरू कर देते हैं, उसमें होता क्या है ना, हमसे छोटी सी मिस्टेक हो जाती है और छोटी मिस्टेक हमें भारी पड़ जाती है। आपके 5 सेकंड बचे हैं, 1 2 3 4 5, टाइम इज अप। ठीक है, तो भाई सिंपल सा करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXY एंड Z। भाई लिखना आपको ऐसे ही है हमेशा। अल्फाबेटिकल सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आता है अल्फाबेट से रिलेटेड, तो हमेशा इसी फॉर्म में लिखो कि 13 ऊपर ऐसे इस तरीके से और 13 फिर बैकवर्ड इस तरीके से, ठीक है ना। तो भाई देख लेते हैं। सी के बाद क्या रहा है? ई आ रहा है। सी के बाद ई आ रहा है यानी कि एक छोड़ के। ई के बाद क्या रहा है? जी आ रहा है। ई के बाद क्या रहा है? जी आ रहा है एक छोड़ के। जी के बाद आई आ रहा है। जी के बाद आई आ रहा है एक छोड़ के। तो आई के बाद क्या आएगा? आई के बाद एक छोड़ के यहाँ पे के आ जाएगा। अब देखो के तो सब में है, ओहो अब क्या करें, के तो सब में है, चलो जी कोई नहीं। एक्स के बाद देखते हैं क्या आता है। एक्स के बाद आ रहा है वी, तो यहाँ पे एक्स है, एक्स के बाद वी गया यहाँ पे एक छोड़ के। फिर वी के बाद क्या आ रहा है? टी, वी के बाद एक छोड़ के फिर टी गया यहाँ पे, ठीक है जी।
टी के बाद क्या आ रहा है आर, एक छोड़ के आर आ गया, तो आर के बाद अब क्या आएगा, आर के बाद आएगा पी, तो के पी। अब के पी किस में है, 2 में है, या तो उसका आंसर 3 है या 1 है, क्योंकि ये दोनों तो कट गए, सिंपल सी बात है भाई। उसके बाद देख लेते हैं थर्ड वाली सीरीज क्या है। एक मिनट रुको जरा, मैं इसको मिटा दूं। हाँ जी, थर्ड वाली सीरीज को देख लेते हैं फटाफट। ओ बाप रे, हाँ जी, थर्ड वाली सीरीज को देखते हैं। डी के बाद है एफ, तो डी के बाद एफ एक छोड़ के आ गया, एफ के बाद है एच, एफ के बाद एच एक छोड़ के आ गया, एच के बाद है जे, एच के बाद है जे एक छोड़ के आ गया, तो जे के बाद क्या आएगा, जे के बाद आएगा एल, यहाँ पे एल लिख लो। तो भैया सिंपल सा आंसर पता लग गया, क्योंकि यहाँ तो जे है, यहाँ पे एल है, तो के पी एल यानी कि सी आंसर हो जाएगा इसका। सिंपल सा एकदम खटाक दे सी सी लगा दो। ठीक है भाई, ये इतनी चीज समझ आ रही है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को, नहीं है। अब इसका एक तेज तरीका बताता हूं। हम हमेशा स्टार्ट क्या करते हैं, हम हमेशा स्टार्ट करते हैं आगे से, ठीक है ना। ऑप्शन सी आ गया हमारा आंसर, ये हमें सबको पता लग गया, लेकिन हम हमेशा ना स्टार्टिंग से करते हैं। आप क्या करो ना, स्टार्टिंग में ही ऑप्शन देख लो। अगर ऑप्शन का पहला वर्ड जो है वो सेम है और उसके बाद सेकंड वाला भी 2 या 3 आ रहे हैं, तो आप ना पीछे वाले को देखो। देखो पीछे वाले जो है सारे अलग हैं, पीछे वाले सारे अलग हैं। तो पीछे वाले को देखते हैं एक बार, मैं वापस आ जाऊं उस पर। हाँ, ये आ गए मेरे नंबर। तो पीछे वाले को देखेंगे सिंपल सा, और पीछे वाले को देखने के बाद एक बार करेंगे, देखते हैं फिर क्या आंसर आता है। W से आया U, W से आया U, ये आया यहाँ पे, ठीक है जी। U से आया S, U से आया S, ये आ गया जी, ठीक है। S से आया Q, Q से S से आया Q, यानी कि सबको एक एक छोड़ रहा है। तो अब क्या आएगा, Q से O आएगा, यहां से क्या आएगा, O आएगा। O किस में है, C में है, यानी कि ऑप्शन C हो गया। आपको बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा आंसर निकाल दिया, पता लग गया कि O जो है वो C में आ रहा है, तो C आंसर हो गया। ये होता है हमारा तेज तरीका करने का, ठीक है। ये चीजें स्मार्टनेस तब आएंगी आपके अंदर जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए भाई, ये वहां पे हम तो यहाँ पे बहुत टाइम ले रहे हैं इसको करने में, वहां पे सेकंडों में होंगे ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, 4 groups of numbers are given, one of them is different from others on basis identify it। संख्याओं में 4 समूह दिए गए हैं, उनमें से एक समूह कुछ आधार पर दूसरों से अलग है, उसे पहचानना है। आपका समय शुरू होता है अब 30 सेकंड। 30 सेकंड का क्वेश्चन है, फटाफट बताओ। 3 का ए है, बी है, सी है, डी है, जल्दी बताएंगे भाई फटाफट। थर्ड का आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, जल्दी से ऑप्शन में बता दो फटाफट। मंडे है भाई, आज का पहला दिन है हफ्ते का पढ़ाई का, और मैं आपको बता दूं आप लोग अब ढिलाई बरत रहे हैं बहुत ज्यादा, और मैं बोल बोल के थक चुका हूँ, मोटिवेट कर करके थक चुका हूँ, बट कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब मेरा भी मन नहीं करता है कई बार बोलने का फिर से, ठीक है। आपके 2 सेकंड बचे हैं, 1 और टाइम हो गया है खत्म। तो मैं बता दूं इसका आंसर होगा आपका डी। जितने बच्चों ने भी 4 या डी आंसर दिया है वो सारे सही हैं। अब देखते हैं क्यों। देखिए 12 इंटू 2 इज 24, 24 इंटू 2 मतलब 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 12 इंटू 4 क्या, 12 इंटू 3 इज 36 एंड 12 इंटू 4 इज 48। तो एक टेबल चल रहा है सिंपल सा, बस हुआ क्या है कि ये यहां पे आना चाहिए था, उल्टा सीधा हो गया, लेकिन ठीक है। 8 इंटू 2 इज 16, 8 इंटू 3 इज 24 एंड 8 इंटू 4 इज 32। ठीक है, सेम आ रहा है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। इन्होंने कहा है कि 3 सेम है और एक अलग है, हमें वही निकालना है, जो दूसरों से अलग है हमें वो बताना है। अब देखिए 15 इंटू 2 इज 30, 30 इंटू 3 इज 45 एंड 15 इंटू 4 इज 60, ये भी आ रहा है सेम। तो आंसर हमें पता लग ही गया कि डी इसका आंसर, लेकिन करके देख लेते हैं। 9 इंटू 2 इज 18, 9 इंटू 3 इज 27, यहां तक सही है, लेकिन 9 इंटू 4 इज 36, यहां पे जो है हमारा 36 होना चाहिए था 45 की जगह। तो अलग क्या हो गया, अलग हो गया 5, क्योंकि यहां पे किया हुआ है ना 9 इंटू 5 इज 45। जो तीसरी सीरीज है ना वो 9 इंटू 4 वाली है, लेकिन यहां पे इन्होंने 9 इंटू 5 करके 45 कर दिया। ये भी 4 वाली है, ये भी 4 वाली है, ये भी 4 वाली है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे 5 हो गया, तो सिंपल सा आंसर हो गया इसका 4। ठीक है जी, चले क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बॉल। स्टेटमेंट दी हुई है, पहली स्टेटमेंट है टोटल प्राइस ऑफ द हॉकी स्टिक एंड द बॉल इज 650, यानी कि हॉकी स्टिक और गेंद की जो कुल कीमत है वो 650 रुपए है। स्टेटमेंट 2 दी हुई है, प्राइस ऑफ द हॉकी स्टिक्स इज ₹20 मोर देन ट्वाइस द बॉल, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द बॉल। दूसरा जो कथन दिया हुआ है वो कहता है हॉकी स्टिक की कीमत गेंद की लागत से 20 गुना अधिक है। ठीक है, ये ध्यान रखनी है, मतलब उसकी दुगनी से 20 गुना अधिक है। यहाँ पे दुगनी नहीं लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, तो इंग्लिश वाला देखेंगे। तो हमें क्या करना है ज्ञात, हमें बॉल की कीमत ज्ञात करनी है। अब हमें बताना है बॉल की कीमत क्या है, और हमारे पास 2 स्टेटमेंट है।
तो भैया आपका टाइम शुरू होता है अब, जिसमें आपको बताना है कि हमें एक सफिशिएंट है, वन सफिशिएंट है उसके लिए, हमारे लिए टू सफिशिएंट होगा, सिर्फ टू स्टेटमेंट सफिशिएंट होगी, सेकंड वाली ओनली या फर्स्ट वाली ओनली, या हमारे लिए दोनों है या हमारे लिए दोनों नहीं है, ये बताना है आपको, सिंपल सा। तो आपका टाइम शुरू होता है, आप जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये मैं हटा देता हूं, जल्दी बताओ भाई। गेंद की कीमत निकालने के लिए एक सफिशिएंट है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन इज सफिशिएंट, स्टेटमेंट टू इज सफिशिएंट, दोनों चाहिए या दोनों ही नहीं चाहिए, बताओ क्या आंसर होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, जल्दी जल्दी आंसर करो फास्ट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम हो गया समाप्त आप लोगों का, ठीक है। और इसका आंसर होगा जी सी, बी, थर्ड, क्योंकि इस बॉल का जो प्राइस है उसको ज्ञात करने के लिए ना हमें स्टेटमेंट वन भी लगेगी और हमें स्टेटमेंट टू भी लगेगी। बात सिंपल सी है। यहां से हमारी एक इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी यहां से, टोटल प्राइस ऑफ द स्टिक एंड बॉल इज, यानी कि अगर बॉल ले लूं मैं एक्स और हॉकी स्टिक ले लूं वाई, तो ये बनेगी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 650, और यहां से हमारी एक वैल्यू आ जाएगी, उसको हम यहां पुट करके अपनी निकाल सकते हैं सिंपल सी बॉल की कीमत, यहां में वाई की पता लग जाएगी क्या है। बात समझ आई। तो दोनों इक्वेशन लगनी है, दोनों कथन लगने, दोनों स्टेटमेंट लगनी है, उसके बिना आप बॉल की कीमत नहीं निकाल सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 5 फटाफट। पॉइंटिंग टू अ बॉय शशि सेज ही इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू सनी। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए शशि कहता है वह मेरे दादा के इकलौते बच्चे का बेटा है, लड़का शशि से कैसे संबंधित है, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, चचेरा भाई, चाचा या चाची, जल्दी जल्दी बताओ भाई इसका आंसर क्या है। फास्ट, आपका टाइम शुरू होता है, अभी भी 30 सेकंड का है। और जैसे मैं कहता हूं वैसे सोच के देखना, एक बार फैमिली पे सोच के देख लो, फैमिली पे नहीं सोचना है तो वेन डायग्राम बना लो, जैसा आपका मन करे, ठीक है जी। चलिए 10 सेकंड हो चुके हैं, जल्दी से आंसर करेंगे इसका फटाफट। 5 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। 10 सेकंड बचे हैं जी आपके, फटाफट आंसर करो भाई। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बस ध्यान से सोचना है थोड़ा, ठीक है। 2 सेकंड, 1 सेकंड और टाइम हो गया आपका खत्म। तो करके देखते हैं इसको, जितने बच्चों ने आंसर दिया। देखिए, अगर आप अपने घर में सोचना चाहते हैं तो घर में सोच लो। एक लड़का पॉइंटिंग टू अ बॉय, मतलब ये शशि है, और शशि जो है एक लड़के को पॉइंट करता है, एक लड़के को पॉइंट करता है शशि, ठीक है। यहां पे अब शशि कहता है कि ही इज द सन, यानी कि ये जिसको पॉइंट कर रहा है वो यहां पे, ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली चाइल्ड, यानी कि जो मेरे ग्रैंड फादर हैं, यानी कि ये ग्रैंड फादर हो गए इसके, इनके इकलौते लड़के का, इनके इकलौते लड़के का बेटा है ये, इनके इकलौते लड़के का, मतलब इनके ग्रैंडफादर के, शशि के ग्रैंडफादर के इकलौते लड़के का बेटा है। तो ये इसका क्या हुआ, शशि क्या हो जाएगा इसका, ये तो ग्रैंडफादर हो गया है ना, तो ये इसका ब्रदर हो जाएगा, सिंपल सी बात है, भाई तो है, ए हो जाएगा इसका आंसर। जितने लोगों ने भाई दिया है वो बिल्कुल सही है। अब करके देखो कि मैं शशि हूं, यहां पे अपने आप को शशि मान लो, ठीक है, और शशि एक लड़के की तरफ इशारा करता है, यानी कि आप जो है एक लड़के की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये बच्चा या ये लड़का जो भी है, ये मेरे दादा के इकलौते लड़के का बेटा है। दादा का इकलौता लड़का मतलब दादा का एक ही बेटा है और उनका बेटा ये है, तो मेरे दादा, मैं अपने दादा को, उन्हें दादा भी कह रहा हूं मैं, यानी कि मैं भाई हो गया ना सिंपल सा इसका, मेरे पापा का लड़का ही तो हो गया ये, मेरे दादा के लड़के का, मेरे दादा के इकलौते लड़के का, यानी कि मेरे दादा को सिर्फ एक लड़का है, मेरे दादा के लड़के का लड़का है ये, इकलौते लड़के का लड़का है ये, यहां पे लिखा हुआ है। ओनली चाइल्ड का उनका सन है, लड़का है, बच्चा है उनका, है ना, तो मैं क्या हुआ इसका, मैं इसका भाई हो गया, सिंपल सा, ठीक है। तो अगर घर वाले पे ले लोगे तो उससे समझ आ जाएगा, वेन डायग्राम से बनाना है तो उससे भी समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, 6th क्वेश्चन। यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है, इसको इतने बड़े को नहीं पढ़ते हम, ठीक है, वही सिंपल सा स्टेटमेंट होता है और वही हमें कंक्लूजन बताना होता है कि दोनों में से कौन सा चाहिए। तो यहां बन रहा है कि ऑल पेन्स आर बुक्स, पहली स्टेटमेंट। दूसरी बन रही है ऑल इरेजर्स आर बुक्स, ठीक है, यानी कि सभी पेन भी बुक्स हैं और सभी इरेजर्स भी बुक हैं। तो कंक्लूजन निकालिए इन्होंने कि सम पेन्स आर इरेजर्स, कुछ पेन इरेजर हैं, या सम बुक्स आर पेन्स, कुछ किताबें पेन। तो भाई इसमें से वही बताना है आपको, कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है, 2 फॉलो कर रहा है,
दोनों फॉलो कर रहा है, दोनों फॉलो नहीं कर रहा है। जल्दी, आपका समय शुरू होता है अब, और इसमें दूंगा मैं आपको 1 मिनट, ठीक है? 1 मिनट क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं स्टेटमेंट के। जो वेन डायग्राम बनाओगे वो गलत मत करना, फटाफट करो इसको, छठे क्वेश्चन को जल्दी से फटाफट करेंगे, ठीक है? एंड फ्रेंड्स, मैं साथ साथ में ही बता देता हूं आपको कि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम ही रहेगी। रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चन ईजी होने लगेंगे, ठीक है? 30 सेकंड हो चुके हैं, 30 सेकंड और बचे हैं, जल्दी जल्दी आंसर करो उसका फटाफट, फिर मैं बताता हूँ। वेन डायग्राम बनाते ही, जैसे अगर आपने वेन डायग्राम बनाना सीख लिया इसमें स्टेटमेंट वाले और कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस में, तो 95% चांसेस हो जाते हैं कि वो क्वेश्चन हमारा सही होगा। लेकिन जरूरी है कि हम वेन डायग्राम सही बनाना सीखें, इस क्वेश्चन को समझे, जो स्टेटमेंट देते हैं ना, इन स्टेटमेंट को समझे, क्योंकि उन्हीं से कंक्लूजन आने हैं, उन्हीं से निष्कर्ष आने हैं, ठीक है? 5 सेकंड बचे हैं, 4 3 2 1, टाइम हो गया जी आपका समाप्त। देखो, सबसे पहले ये कह रहा है कि ऑल पेन्स आर बुक्स, ठीक है? जितने भी पेन है वो सारे क्या हैं? बुक्स हैं। तो ये बड़ा वाला जो है मैं बुक ले लेता हूं और मैं कहता हूं एक छोटा सा बना देता हूं उसमें पेन का, ठीक है? ऑल पेन्स यानी कि जितने भी पेन है वो सारे क्या हैं? बुक है। इससे जस्टिफाई हो रही है चीज? नहीं हो रही है, ठीक है? हो रही है। ऑल इरेजर्स आर बुक्स, तो मैं एक और बना देता हूं, ऑल इरेजर्स आर बुक्स, ये भी जस्टिफाई हो रहा है, ठीक है ना? अब कहीं भी ये तो नहीं लिखा है कि पेन और इरेजर का क्या रिलेशन है, नहीं लिखा है कहीं भी, स्टेटमेंट में कहीं नहीं दिया हुआ है। हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता। अब ये कहता है कंक्लूजन में कि सम पेन्स आर इरेजर्स, सम पेन्स आर इरेजर्स, क्या कहीं पे भी स्टेटमेंट में जिक्र था? नहीं था, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया हमारा। उसके बाद कहता है सम बुक्स आर पेन्स, सम बुक्स, जो कुछ किताबें हैं वो क्या पेन हैं? बिल्कुल है जी, क्योंकि पेन, सारे पेन बुक्स हैं, तो कुछ बुक्स तो पेन होंगी बिल्कुल। तो सिंपल सा इसका आंसर हो गया बी, केवल निष्कर्ष 2। ए कट गया, दोनों नहीं हो सकते, और दोनों नाइदर 1 और नाइदर 2 ऐसा भी नहीं है, क्योंकि 2 तो फॉलो कर रहा है, सिंपल सा। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज क्या होते हैं कि उन्होंने बुक्स बना ली, ये बुक्स ले ली और उसके बाद बना लेते हैं पेन, इस तरीके से, क्योंकि ऑल पेन्स आर बुक्स, और हमारी टेंडेंसी जो होती है वेन डायग्राम की ये होती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसके बाद बोलता है ऑल इरेजर्स आर बुक्स। अब इरेजर को कहाँ डालोगे, है ना? इरेजर को हम यहाँ भी डाल सकते हैं, ये भी इरेजर हो सकती है, ऑल इरेजर्स आर बुक्स हो जाएंगी, सिंपल सी बात है। इरेजर को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, तो उसमें पेन और बुक्स दोनों आ जाएंगे, है ना? लेकिन स्टेटमेंट में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कुछ भी, तो हम अपने हिसाब से जो आपको यहाँ पे कंक्लूजन दी हुई है ना, उसके हिसाब से चलने की कोशिश करेंगे। तो अलग अलग बना लो, सिंपल सा, पेन यहाँ, इरेजर यहाँ, क्योंकि स्टेटमेंट में ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। और जब हम इसकी क्लास लेंगे स्टेटमेंट की, तो मैं अच्छे से ये चीज़ आपको करानी, मतलब सिखा दूंगा कि भाई किस तरीके से स्टेटमेंट्स के वेन डायग्राम जो है बनाए जाते हैं। ये जो वेन डायग्राम है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके स्टेटमेंट के क्वेश्चंस में। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, सबसे इजी क्वेश्चन। 40 में से जितने क्वेश्चन देना सबसे इजी है। स्टडी करना है आपको, एक टेबल दी हुई है जिसमें मेज प्रोडक्शन बताया हुआ है 5 स्टेट का, जिसमें ABCDE 5 स्टेट बताए हुए हैं, और उसमें बताना है कि कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज एवरी ईयर, हर साल जो प्रोडक्शन है वो कौन से स्टेट में रहा है। बताओ भाई, देख लो, A में, B में, C में, D में, I में, जल्दी बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके लिए मैं 20 सेकंड दूंगा सिर्फ, और टाइम शुरू हो चुका है आपका। ओनली 20 सेकंड मिलेंगे, क्योंकि टुच्चा क्वेश्चन है बिल्कुल, मतलब कि इतना इजी क्वेश्चन है कि शायद मैं क्लास 5th या 4th के जो है मैं मैथ्स पढ़ाता था लास्ट ईयर, तो वहां पे भी इससे टफ क्वेश्चन देता था। 5 सेकंड बचे हैं, 4 3 2 1। देखो भाई, सिंपल सी बात है, बी को देख लेते हैं। बी, ये रहा बी, 18.6 है, फिर से 18.6 है, तो इंक्रीज तो हो ही नहीं रहा। यहाँ पे लिखा है कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, मतलब कि हर साल बढ़ रहा है, बी कट गया। फिर सी को देख लेते हैं, सी आ गया जी, ये 28.4 25.6, अरे बाबा ये तो कम हो गया, इंक्रीज तो हो ही नहीं रहा, तो घट रहा है, सी भी कट गया। डी पे आ जाते हैं, यहाँ पे 20.9 28.6, सही बात है, बढ़ रहा है, 28.6 से 30.3 आ गया, 23.3 आ गया, ये भी कट गया। आंसर पता लग गया हमें, 4 है। फिर भी देख लेते हैं ई को, 19.8 20.2 22.4 26.3, सिंपल सी बात है यार, बहुत ईजी क्वेश्चन, बच्चों का क्वेश्चन, 3rd स्टैंडर्ड में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन मैथ्स में, ठीक है जी। चलिए, जिसने क्वेश्चन ये इसका आंसर गलत किया था ना, देखो मैं सलाह दूंगा आपको, एक बार चेक कर लो भाई, ठीक है ना, अपने आप को, अगर ये भी क्वेश्चन गलत किया है भाई। इस पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट। वही सिंपल सा है, सेकंड जैसे फर्स्ट के साथ रिलेटेड है, ऐसे फोर्थ
किस इनमें से कौन सा फोर्थ टर्म बनेगा जो रिलेटेड होगा थर्ड टर्म यानी क्रिकेट के साथ। जल्दी बताओ आंसर इसका। टाइम शुरू हो चुका है आपका। अब 30 सेकंड दे रहा हूं उसके लिए भी। वैसे तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बच्चे थोड़े से ना दो ऑप्शन में फंसेंगे। दो ऑप्शन में बच्चे थोड़े फंसेंगे, दो में क्या तीन में फंसेंगे, पर दो में ज्यादा फंसेंगे। टाइम शुरू हो चुका है आपका। 15 सेकंड ओवर हो चुके हैं। 30 सेकंड का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। वैसे है नहीं 30 क्वेश्चन का। जल्दी से आंसर करो। 8 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। फास्ट आंसर करेंगे सभी, जल्दी जल्दी। हाँ जी, 5 सेकंड बचे हैं। 4, 3, 2, 1 और टाइम हो गया समाप्त। अब भाई जिन भी बच्चों ने पिच दिया है ना इसका आंसर, वो गलत हैं सारे। अब गलत क्यों मैं बता दूंगा। जिन बच्चों ने स्टेडियम दिया है वो भी गलत है। ठीक है, इसका आंसर है बी, ग्राउंड, मैदान। अब रीजन देता हूं आपको। रीजन ये देता हूं पिच क्यों नहीं होगा। देखिए जो टेनिस है ना वो कोर्ट में खेला जाता है, और इसी तरीके से जो क्रिकेट है ना वो ग्राउंड में खेला जाता है। ग्राउंड का एक छोटा सा हिस्सा है पिच। टेनिस प्रॉपर जिसमें आपका नेट वगैरह सारी चीज आती है, अगर यहाँ पे नेट लिखा होता है, कुछ लिखा होता है, तो वो क्या होता है, वो टेनिस खेलने का एक हिस्सा होता। जिस तरीके से क्रिकेट खेलने का एक हिस्सा है पिच। तो पिच इसका आंसर नहीं है। उन्होंने कहा कोर्ट, उन्होंने कोर्ट बोला है यहाँ पे। टेनिस जो है कोर्ट में खेला जाता है, तो क्रिकेट इसी तरीके से ग्राउंड में खेला जाता है, मैदान में। स्टेडियम तो किसी भी चीज का हो सकता है। इस कोर्ट को भी आप स्टेडियम बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो स्टेडियम। तो स्टेडियम तो नहीं कहेंगे इसका आंसर। ग्राउंड जरूरी है, लेकिन मैदान जरूरी है खेलने के लिए, है ना। स्टेडियम तो कुछ भी हो सकता है, तो स्टेडियम इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। और पिच का रीजन दे दिया मैंने, पिच इज अ पार्ट ऑफ ग्राउंड। लेकिन हमें पूरा कोर्ट चाहिए तो पूरा ही ग्राउंड चाहिएगा ना, पिच थोड़ी चाहिएगा। अगर मैं यहाँ पे नेट लिख दूं, क्योंकि टेनिस में बीच में नेट होता है, तो उसका एक पार्ट है ना। ये चीज समझनी है। चलिए भाई क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9th पे आज के। अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही। इन अ क्यू पी इज स्टैंडिंग 15th फ्रॉम द फ्रंट, क्यू इज स्टैंडिंग 21st फ्रॉम द लास्ट, आर इज स्टैंडिंग बिटवीन पी एंड क्यू, देयर आर 7 स्टूडेंट्स बिटवीन पी एंड आर, whereas there are 6 students between R and Q। टोटल नंबर बताने स्टूडेंट कितने हैं। इस क्वेश्चन में दूंगा मैं आपको 1 मिनट, और आपका समय शुरू होता है अब। हिंदी वाले भाई हिंदी में पढ़ लेना, ठीक है ना। एक कतार में P के सामने 15वें और Q के सामने 21वें स्थान पर हैं। मतलब जो भी है हिंदी थोड़ी सी, क्योंकि होता क्या है ना। एक और चीज बता दूं मैं आपको, अगर कोई क्वेश्चन गलत पाया जाता है हिंदी में लिखा हुआ, तो उसकी जो इंग्लिश वाली ट्रांसलेशन है ना, वो मानी जाती है हमेशा एग्जाम में। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है पढ़ने वाली, तो उसको थोड़ा सा इम्प्रूव ज़रूर करना, ठीक है ना। इंग्लिश वाला क्वेश्चन ही हमेशा सही माना जाता है। अगर हिंदी वाले में कुछ गलती हो रही है तो उसको सही नहीं माना जाता है, क्योंकि गूगल ट्रांसलेशन होती है आपके एग्जाम में भी कई बार। सिंपल सी, ठीक है जी। जल्दी बताओ भाई, 20 सेकेंड बचे हैं सिर्फ। फटाफट आंसर कर दो एक बार। देखें कितने बच्चे आंसर करेंगे इसका। 9th का ए है, बी है, सी है या डी है। 9 सेकंड बचे हैं। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम हो गया जी समाप्त आप लोगों का। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। पहली चीज पढ़ो और उसको लिखो। P जो है फ्रंट से, ये फ्रंट मान लेते हैं, ये लास्ट मान लेते हैं। P जो है फ्रंट से 15th पे है। 15th पे कौन है? P खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा लंबा ले लेंगे इसको, है ना। फिर से कर लेता हूँ क्योंकि इतनी जगह में समझ नहीं पाओगे। ये हो गया आपका फ्रंट और ये हो गया आपका लास्ट, ठीक है ना। तो P जो है वो यहां से 15th पे खड़ा है आपका, यहां खड़ा है, ठीक है। मान ली बात। यहां तक हो गया हमारा क्वेश्चन, यहां तक सोल्व हो गया। Q इज स्टैंडिंग 21st फ्रॉम द लास्ट। अब लास्ट से Q जो है 21st पे खड़ा है, ये खड़ा है Q यहाँ पे लास्ट से 21st पे, यानी कि Q से पहले कितने बच्चे हैं यहाँ? 20 बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या खड़ा है वो 21st पे खड़ा है। तो उससे पहले अगर पूछ लूं मैं तो 20 बच्चे हैं। यहाँ P से पहले कितने हैं? 14 बच्चे हैं, क्योंकि 15th पे खड़ा है यहाँ, ठीक है जी। R इज स्टैंडिंग बिटवीन P एंड Q। जो R है वो P और Q के बीच में खड़ा है, मान ली बात, ठीक है जी। देयर आर 7 स्टूडेंट्स बिटवीन P एंड R। यहां पे P, अगर मैं R यहां पे ले लूं तो R और P के बीच में 7 बच्चे हैं। R और P के बीच में 7 बच्चे हैं, यानी कि R 8वां बच्चा है। अगर P से पूछो कि P से 8वीं रैंक, R की क्या रैंक बनती है, तो 8वीं बनती है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए साफ साफ क्या लिखा है, मैं फिर से पढ़ देता हूं। यहां पे साफ साफ लिखा है कि देयर आर 7 स्टूडेंट्स बिटवीन, इस चीज पे ध्यान देना है, बिटवीन P एंड R। P और R के बीच में 7 बच्चे हैं, मान लीजिए आपकी बात। उसके बाद वेयर एज देयर आर 6 स्टूडेंट्स बिटवीन R एंड Q। R और Q के बीच में कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं,
ठीक है, आर और क्यू के बीच में 6 बच्चे हैं। अब प्लस कर लो सबको, 15 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 21 कितना आ गया मेरे हिसाब से 27, 27 प्लस 7 इज 34 और 34 प्लस 15 इज 49। तो आंसर क्या हो गया इसका 49? नहीं, एक चीज गलती कर रहे हैं, हमने 15 गिन लिया, हमने 7 गिन लिया, हमने 6 गिन लिया, हमने 21 भी गिन लिया, ये आर नहीं गिना किसी ने, इनके बीच की तो गिनी है हमने। पी और इसके, पी तो 15 था हमें पता है, मान लिया हमने, लिख लिया यहाँ पे। क्यू 21 लास्ट, वो भी मान लिया, लिख लिया यहाँ पे। पी और आर के बीच में 7 बच्चे हैं, मान लिया, लिख लिया। क्यू और आर के बीच में 6 बच्चे हैं, लिख लिया। आर कौन लिखेगा, आर की रैंक कौन लिखेगा? तो आर एक मिलके 50 हो गया। 49 प्लस 1 इज 50। तो इसका आंसर सिंपल सा क्या हो गया 50 आंसर हो गया। तो जिन बच्चों ने 9 का आंसर 50 किया है, सी किया है, द राइट। बच्चे गलती यही करते हैं कि 49 फटाफट लगा के आ जाते हैं और आर को काउंट करते नहीं हैं। ठीक है जी, तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर लास्ट लेते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, सिंपल है, बहुत ही अल्फाबेटिकल है। सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स 3 ग्रुप्स ऑफ द लेटर इन सम रिस्पेक्ट। कुछ के संबंध में अक्षरों के अन्य 3 समूह से अलग है, उसका चयन करना है। यार हिंदी पता नहीं जब ट्रांसलेट होती है ना गूगल से कितनी बुरी होती है। तो सिंपल सा है, ओड वन आउट करना है आपको, और आपका समय शुरू होता है अब, और ये क्वेश्चन है आपका 30 सेकंड का। ठीक है, स्टार्ट हो गया टाइम आपका, 4 सेकंड हो चुके, जल्दी बढ़ाओ। ओड वन आउट करना है कि इन चारों में से अलग कौन सा है, जल्दी जल्दी फास्ट करेंगे भाई। देखते हैं कितने बच्चे, तेजी से करेंगे ना, जल्दी जल्दी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, और लास्ट इस क्वेश्चन के बाद मुझे अपनी रैंक बता देना किसकी कितनी आई है। 10 सेकंड बचे हैं, जल्दी करो भाई। रैंक मतलब नंबर, रैंक तो कैसे ही पता लगेगा आपको। 4 सेकंड बचे हैं, 3 2 1, और भैया टाइम हो गया आपका समाप्त। तो इसका आंसर देखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे हम यहां लिख लेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। देखो बनाओ ऐसे ही, हमेशा आदत डाल लो ऐसे लिखने की अल्फाबेटिकल सीरीज को, बहुत बढ़िया रहेगा। सबसे पहले देखते हैं डी। देखो भाई यहाँ सारे अलग है, जो मैंने कहा था, यहाँ भी सारे अलग है, तो सारे देखने पड़ेंगे हमें, सेम तो है ही नहीं। जो मैंने पिछली वाले में कहा था वो कर ही नहीं सकते हम यहाँ पे तो सारे अलग अलग हैं। देखिए डी से जा रहा है एच, डी से जा रहा है एच, यानी कि +4 हो रहा है, 1 2 3 4 +4 हो रहा है। एच से जा रहा है एल, एच से जा रहा है एल, +4 हो रहा है। एक सीरीज बन रही है, हमें पता लग गया +4 वाली सीरीज है। एल से जा रहा है पी, एल से जा रहा है पी, 1 2 3 4, फिर +4 हो गया। और पी से तो आगे जा ही नहीं रहा, ठीक है, +4 आ रहा है, सिंपल सा भाई, हमें पता लग गया कि +4 की सीरीज है पहले वाली। अब चेक करते हैं बी सेकंड को, सेकंड क्या कहता है हमें। एम से जा रहा है जी क्यू, एम से जा रहा है क्यू, 1 2 3, अरे वाह, ये भी +4 की सीरीज बन रही है। क्यू से जा रहा है यू, क्यू से जा रहा है यू, +4। यू से जा रहा है वाई, +4, यानी कि ये ए और बी जो है दोनों सेम है, यानी कि जो सही है वो +4 वाली सीरीज है, जो +4 वाली सीरीज नहीं होगी वो उसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड को। जे से जा रहा है एन, अरे वाह, +4। एन से जा रहा है आर, अरे वाह, +4। और आर से जा रहा है वी, ये भी सही है, +4, यानी कि आंसर इसका डी है। अभी तक निकाला नहीं है लेकिन पता लग गया क्योंकि ये सारे +4 आ रहे हैं। चलो निकाल के देख लेते हैं, पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है ना। तो सबसे पहला देखते हैं, टी से आ रहा है वाई, टी से आ रहा है वाई, 1 2 3 4 5 +5, ये आंसर हो गया इसका, क्योंकि ये तीनों जो है +4 पे चल रहे थे और ये +5 पे। अब y से जब d आ रहा है तो y से d भी क्या आ रहा है, +5 आ रहा है, और d से जब i आ रहा है तो वो भी क्या आ रहा है, +5, यानी कि ये एक अलग सीरीज है, ये +5 वाली सीरीज है। बाकी ये तीनों जो थी ये +4 वाली सीरीज थी, है ना, ये सारे +4 हो रहे थे और इसमें क्या हो रहा है, +5। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा 4, यानी कि डी, 10th का डी। बताओ भाई कितने आए 10 में से, आज फटाफट आंसर करो जल्दी से। मेरे हिसाब से 10 में से 10 आने चाहिए आज, बड़े इजी क्वेश्चन थे, कोई टफ क्वेश्चन मुझे आज लगा ही नहीं। और ये वो क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर आपके टीजीटी के एग्जाम में पूछे गए हैं केवीएस में, तो ऐसे कोई लल्लू पंजू क्वेश्चन नहीं है। और अगर आपने अभी तक हमारी टीजीटी का पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो जाके वो देख लो भाई लोगों, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। और ये हो गया 30, और इसका लास्ट पार्ट हमारा इसी हफ्ते में खत्म कर देंगे हम, पार्ट 4। फिर अपनी उसी ऑल इन वन सीरीज पे चलेंगे हम, ऑल इन वन सीरीज जो हमारी चल रही थी पहले
किसकी, रीजनिंग की। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड भाई लोगों, मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि त्योहारों पे इस बार घर से थोड़ा सा कम निकलना, जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि मेरे दिमाग से वो दशहरे वाली चीज़ ना अभी तक नहीं निकल पा रही है। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और कल फिर वही अपना मॉर्निंग से स्टार्ट होगा। और जहाँ तक है, अब मेरे सेशन में थोड़ी चेंजिंग रहेंगी हमारे सेशन में, जैसे कि आपने देखा होगा कि आज का जो सेशन चेंज रहा वो शाम को 6 बजे आपका दिव्या मैम का रहा। तो दिव्या मैम का अब हमेशा 6 बजे ही रहेगा शाम को। ठीक है, मॉर्निंग की क्लास मोस्टली अब सत्यम सर की रहेगी। ठीक है जी, तो इसी तरीके से काम करने वाले। 3 बजे की आपकी करंट की क्लास है और रात 12 बजे वाली जो है मोस्टली क्लास अब आपकी हिंदी की रहेगी। ऐसे करेंगे। और मैथ्स के टीचर भी जल्दी मैथ्स की क्लास हम लाने की कोशिश करेंगे कि आपकी मैथ्स की क्लास भी जल्दी से आनी स्टार्ट हो जाए। ओके एवरीवन, देन बाय, टेक केयर, सी यू।